नमस्कार, मैं हूं आशुतोष एजेंडा में आपका स्वागत है। आज से IBN 7 नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके सामने है और उम्मीद है कि ये तेवर और कलेवर आपको और भी पसंद आएगा। देश तरक्की कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना रहा है, लिहाजा हमने खबरें पेश करने का अंदाज बदला है। हमारा नया लुक आकर्षक और युवा है, पहले से बेहतर और दूसरों से जुदा है। खबरों की दुनिया में हम रहेंगे बेबाक और बेखौफ। अब बात आज के एजेंडा की। जब नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक बयान विवादों में है, जब बात गुजरात दंगों, सांप्रदायिकता बनाम सेकुलर सियासत की हो रही हो, उस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने यह कहकर सबका ध्यान खींचा है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स यानी राजनीतिक बहस गलत दिशा में जा रही है। चुनाव से पहले बहस खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पर, कांग्रेस के कुशासन पर होनी चाहिए, मगर मोदी के बयान से हम कांग्रेस को बहस भटकाने का मौका दे रहे हैं। पर थोड़ी देर पहले हमने यशवंत सिन्हा से खास बातचीत की, जिसमें उनका इशारा साफ था, बीजेपी के लिए असल मुद्दा महंगाई, भ्रष्टाचार, कुशासन है, हिंदुत्व नहीं। कहने का मतलब यह है कि पार्टी को हिंदुत्व के रास्ते पर न जाकर गवर्नेंस के रास्ते पर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार यानी हिंदुत्व का रास्ता बीजेपी के लिए सही नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बट आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में गवर्नेंस एजेंडा होना चाहिए, हिंदुत्व एजेंडा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए, हिंदुत्व का डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार देने का प्रयास किया है, और हिंदुत्व जो है वो कभी कम्युनल नहीं हो सकता है। हिंदुत्व के डिबेट में जाने का आज टाइम नहीं है। कभी हम लोग और हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, लेकिन हिंदुत्व कम्युनल हो ही नहीं सकता है। सर, मैं कम्युनलिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा। हिंदुत्व की बात करके जो आप लोग कम्युनल सेक्युलर डिवाइड के साथ जोड़ते हैं, वो मूलतः गलत है। सर, पूरी इज्जत के साथ, आज की तारीख में बीजेपी को गवर्नेंस को एजेंडा बनाना चाहिए, उस पर आगे जाना चाहिए, हिंदुत्व को एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये आपका मंतव्य है? मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नेंस को एजेंडा बनाना चाहिए, भ्रष्टाचार को एजेंडा बनाना चाहिए, महंगाई को एजेंडा बनाना चाहिए। इतना कह के मैं चुप हो रहा हूं। बाकी की बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बाकी की बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यशवंत सिन्हा का कहना और इशारा बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से पिछले दिनों सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष का मुद्दा बनना शुरू हो गया है, उससे वो कहीं ना कहीं थोड़े से विचलित और परेशान है, और उनकी नजर में ये कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और उसमें बीजेपी अगर फंसती है तो उसको दिक्कत हो सकती है। इसलिए गवर्नेंस के मुद्दे पर, कुशासन के मसले पर, भ्रष्टाचार के मसले पर, महंगाई पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस इंटरव्यू के बाकी हिस्से हम आपको दिखाएंगे एजेंडा में ही। रात 8:30 बजे पूरा इंटरव्यू देखना मत भूलिएगा, जिसमें बहुत सारी बेबाकपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन पहले इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल है। यशवंत सिन्हा के इस लेख का मतलब और मकसद क्या है? क्या यह लेख बीजेपी नेताओं के लिए नसीहत नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जानबूझकर विवादित मुद्दे छेड़ रहे हैं, या कांग्रेस सचमुच बहस को असल मुद्दों से भटका रही है? और सेकुलर बनाम सांप्रदायिकता की बहस का फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? यह एजेंडा के 5 महत्वपूर्ण सवाल, जिस पर होगी हमारी सारी बातचीत। इन तमाम सवालों के बीच हमारा एजेंडा साफ है, देश को असल मुद्दों से न भटकाए नेता। बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के नेता PL पूनिया, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला, समाजशास्त्री और आम आदमी पार्टी के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास बातचीत में। प्रभु, जो पूरी बातचीत पिछले आप देख रहे हैं एक हफ्ते से जो पूरी बातचीत चल रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे देश के अंदर भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष का जो मुद्दा है वो महत्वपूर्ण हो गया है। क्या, जैसा यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, क्या ये बीजेपी के लिए ट्रैप है? इस सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म जो बात कर रहे हैं आप, वो तो पुराना मुद्दा चलता आ रहा है। जब भी पोलराइजेशन करना होता है कांग्रेस को, इस तरह से इकट्ठे कर लेते हैं लोगों को कि खतरा देश को। अगर आप मुलायम सिंह से पूछे, वो ये कहें खतरा हमारे को बीजेपी को प्रिवेंट करना सत्ता में आने से। आप मायावती इस बात करें, बीजेपी क्यों नहीं, चाहे उनकी पिटाई हो रही है देश के अंदर, चाहे कांग्रेस पार्टी उनकी रोज इंसल्ट कर रही हो, परंतु वो ये क्या करके निकल जाते हैं कि हम सांप्रदायिकता को आगे नहीं देना चाहते। परंतु मेरे को जो मोदी की भाषा जो आ रही है, वो भी शायद उसी ट्रैप में आपने जो कहा, मुझे लगता है कि मोदी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आजकल। इसलिए हर बार टीवी में ये फैशन हो गया कि जब तक वन लाइनर आप नहीं बोलेंगे तब तक आपकी नोटिसेबिलिटी नहीं होती। आप उस वन लाइनर किस तरह प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से खबर बनती है। तो मोदी जो है, जो भी उनके एडवाइजर पब्लिसिटी कराना चाहते हैं, उनको कोई ना कोई ऐसा शब्द पढ़ा देते हैं जिसके पीछे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। हम पत्रकार उस शब्द को पकड़ लेते हैं, मुद्दों को भूल जाते हैं। उसमें ये लगता है कि मोदी की भी गलती हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की भी गलती हो सकती है, या भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि हिंदुत्व के नाम पर ही हमको चुनाव लड़ना है, इसलिए मोदी जो भी बोले
चाहे वो बुर्का का प्रयोग करें, चाहे किसी और चीज का प्रयोग करें, उसका हमने राजनीतिक जो है एनकैशमेंट करना है और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है उस मुद्दे पर होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि जानबूझ के कहा जा रहा है या मुंह से निकल जा रहा है या उनके एडवाइजर उनको गलत सलाह दे रहे हैं? नहीं, अगर एक तबका ये कहता है कि नहीं, दरअसल ये जानबूझकर कहा जा रहा है, एजेंडा सेट किया जा रहा है। नहीं, वही कह रहा है, एजेंडा अगर सेट किया जा रहा है तो उसमें मेरे को लगता नहीं है कि बीजेपी के किसी भी आज क्या 20 साल तक के अंदर की 200 सीटें नहीं आने वाली, 225 सीटें आने वाली। अगर आप 20 साल का भी प्लान बना करके बीजेपी आज चले कि हम हिंदुत्व के नाम पर पोलराइजेशन करके 250 सीटें ले आएंगे, शायद मेरी जनरेशन में तो आएगा नहीं, आप लोगों की जनरेशन में शायद आ जाए। तो अगर वो एजेंडा है तो इसके नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब वाजपेयी 180 सीटें लेकर के आए थे, 178 सीटें 1996 के अंदर, तो वाजपेयी जैसे नेता के साथ कोई तीसरी पार्टी खड़ी नहीं हुई थी, उनकी बात की नहीं मानी थी। और मोदी जैसे व्यक्ति, अभी अटल बिहारी वाजपेयी बनने के लिए कई साल लगेंगे उनको, उनके साथ कोई तीसरा पार्टी खड़ी होगी, मेरे को लगता नहीं कि एजेंडा है उनका। बिल्कुल, ये लगता है कि पब्लिसिटी में बने रहना, क्योंकि लव मी, हेट मी, डोंट अवॉइड मी। और हम लोग जो हैं पिछले 3 दिन से मोदी 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 किए जा रहे हैं, ट्विटर फॉलोइंग इनकी बढ़ा रहे हैं, फेसबुक फॉलोइंग इनकी बढ़ा रहे हैं, पर मोदी जो है अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उनकी ये प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने प्रभु को पूरी बातों को सुना, यानी खबरों में बने रहने के लिए ये, और अगर इस मुद्दे को अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा नहीं होने वाला। क्या आप उनकी राय से सहमत, कि आपको लगता है कि जो बात कह रहा हूं सही है? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे लिए हिंदुत्व या इससे जुड़ी कोई भी चीज चुनावी मुद्दा कभी नहीं है। यह हमारा वैचारिक अधिष्ठान है, चुनाव का मुद्दा नहीं है, बल्कि मैं तो मानता हूं भारत का भी वैचारिक अधिष्ठान है। और विकास का मुद्दा ही हमारा चुनावी मुद्दा है। परंतु यह प्रयास बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के द्वारा किया जाता है कि बार बार इस मामले को सेकुलर बनाम धर्मनिरपेक्षता का लिया जाए। ये मैं पूरे उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा। सबसे पहले मनीष तिवारी जी ने बयान दिया था 2 महीने पहले कि डर है कि 2002 को रिपीट ना कर दें। फिर राशिद अल्वी जी ने यमराज की भाषा का प्रयोग किया। फिर दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं वो आपको पता ही है। फिर गृह मंत्री ने सीधे सीधे हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया, भले बाद में उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो लगातार वो पोलराइजेशन चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार, महंगाई और जो कुशासन है, इससे ध्यान आकर्षित करके, ध्यान हटाकर दूसरी तरफ डाइवर्ट करके उन्हें लगता है कि इससे फायदा हो सकता है। हमारा मुद्दा है सुशासन और भ्रष्टाचार से हटाकर सुधांशु जी, आप कह रहे हैं आपका मुद्दा सुशासन करके भी दिखाया वाजपेयी आप कह रहे हैं आपका मुद्दा सुशासन है, लेकिन आपके नेता है कह रहे हैं वी मस्ट ब्रिंग द डिस्कोर्स बैक फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट। आपके बड़े नेता हैं जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके, हालांकि कभी कभी नाराज भी रहते हैं। उनका कहना है कि ये जो विमर्श है इसको हमें अतीत से निकाल के वर्तमान में लाना है। और अगर मैं आपने कई नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं का जिक्र किया, आपकी पार्टी के अमित शाह अयोध्या जाकर कहते हैं मंदिर बनाने की बात कहते हैं, आपके नेता शाहनवाज हुसैन कहते हैं धारा 370 की बात करते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी 1998 के बाद 15 सालों के बाद धारा 370 का मसला एजेंडे में आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता, सर्वोच्च नेता वो लेकर आते हैं और आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं जी, जहां तक इस राम जन्मभूमि और इनसे जुड़े हुए मुद्दों का सवाल है, ये एनडीए के एजेंडा फ्रॉम गवर्नेंस में नहीं थे, मगर हमारे ये एजेंडा से कभी बाहर नहीं थे। हमारी प्रतिबद्धता इनके प्रति पूरी थी और वह प्रतिबद्धता हमने 2009 के लोकसभा चुनाव में भी व्यक्त की थी। हमारे 2009 के मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता है, मगर चुनावी मुद्दा हम नहीं बना रहे, हम उसको लेकर ध्रुवीकरण नहीं चाहते। सुधांशु जी, 2004 से आपकी पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर नहीं है, 9 साल हो चुके हैं। इस बीच किसी भी बड़े नेता ने, 2013 अगर छोड़ दे, किसी भी बड़े नेता ने धारा 370 का जिक्र नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जो 1998 के पहले आपके 3 बड़े मुद्दे थे, उनमें से एक हुआ करता था। 2004 के बाद किसी ने नहीं किया। अब क्यों अचानक चुनाव के पहले क्यों? इस विषय पे मैं आपको संशोधन करना चाहूंगा कि 2006 की दिल्ली की राष्ट्रीय परिषद और 2008 की दिल्ली की राष्ट्रीय परिषद, 2009 की नागपुर की राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्षीय भाषण आप पढ़ लीजिए, उसमें इन तीनों मुद्दों का जिक्र है। बट जिक्र है, ये ठीक है कि मीडिया के लिए उस समय बहुत पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए पिकअप ना, पार्टी फोरम के बाहर किसी नेता ने जिक्र नहीं किया। पार्टी फोरम के बाहर, देखिए, पार्टी फोरम के बाहर जब प्रसंग उत्पन्न होता है उस समय इस विषय का जिक्र किया जाता है। जब कश्मीर का मुद्दा आया तब हमने ये बात कही, राम जन्मभूमि का विषय आया तो हम कहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता है, मगर हमारे लिए सांस्कृतिक मुद्दा है, हमारे लिए राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। अयोध्या अब आपके लिए मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है।
नहीं, हमारे लिए सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मुद्दा है, हमारे लिए वह चुनावी मुद्दा नहीं है। वो बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए चुनाव से जोड़ने की बहुत छोटा होगा अगर हम अयोध्या जैसे विषय को एक चुनाव से जोड़ें। बिल्कुल। पीपीएल पुनिया जी, जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई वो तो हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है, क्या कांग्रेस को यह बात सूट करती है कि अगर सांप्रदायिकता के मसले पर बात हो, नरेंद्र मोदी के बुर्के के सेकुलरिज्म पे बात हो, और अगर कुत्ते के पिल्ले के मरने की बात हो, तो कांग्रेस का जो कुशासन है, जो कांग्रेस की महंगाई की है, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार जैसे बड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं होगी? ये कांग्रेस को सूट करता है? देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के बयान आ रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जुआ खेला है जी। जुआ खेलने का निर्णय लिया है, हिंदुत्व को मुद्दे को बनाया है, नरेंद्र मोदी को कमान संभालना, अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभार देना जी, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है। और ये सुधांशु जी कह रहे हैं कि हमारे लिए राष्ट्रीय मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा नहीं है। और फिर कहे जा रहे हैं कि हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो 2009 तक इसका जिक्र किया, उल्लेख किया है जी। और आर्टिकल 370 का उल्लेख किया है। तो ये अगर राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सांस्कृतिक मुद्दे हैं, तो और इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखता थी, ये समझ में नहीं आती। मोदी जी 2002 का जो मैसेकर हुआ उसके लिए करण थापर जी ने अपने इंटरव्यू में इनसे पूछा, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप क्या इसके लिए माफी मांगेंगे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, एक गिलास पानी पिया और उठ के चले गए, इंटरव्यू छोड़ के चले गए। और अभी भी जब उनसे सवाल पूछा 2 दिन पहले, तब उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया और स्पष्ट रूप से ये कहा कि मैं चोरी से पकड़ा जाऊं तो चोर हूं, मुझे तो एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसने बरी कर दिया, तो मेरा क्या दोष है? मैंने कोई गलत नहीं किया, इसलिए कोई एक सेकंड। और ये फिर दूसरे शब्द में शाम तक ये कहते हैं कि कुत्ते का पिल्ला अगर मर जाए गाड़ी के नीचे तो तकलीफ होती है। वहां उनको तकलीफ नहीं, उसके लिए कोई माफी नहीं है, लेकिन कुत्ते के पिल्ले के लिए आप कह रहे हैं कि वो हमें तकलीफ होती है। शुद्ध रूप से ये आपको सूट करता है ना? ये कांग्रेस पार्टी को सूट करता है ना? हिंदुत्व मुद्दा है, ये कांग्रेस पार्टी को सूट करता है। हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये अपना जो बात कहते हैं, जो बयान देते हैं, जनता उसको देख रही है कि किस तरह इनका मुद्दा जा रहा है। आपको ये सूट करता है, आपको ये सूट करता है कि जो वोटों का पोलराइजेशन होगा उसमें सरकार को लेके जो तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होगी, महंगाई पर चर्चा नहीं होगी, प्रशासन चर्चा नहीं होगी, भ्रष्टाचार पर नहीं होगी, घोटालों पर चर्चा नहीं होगी, नेताओं के जेल जाने पर चर्चा नहीं होगी, ये आपको सूट करता है? देखिए, सूट करे ना करे इसकी हमें चिंता नहीं है। हम अपनी नीतियों के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, अपनी मैनिफेस्टो में इसको रखेंगे। हम आगे की नीति है, हमारा जो रिकॉर्ड है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट टू एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, फूड फॉर सिक्योरिटी है, ये सब हमारे हाथ में है। और जो जनता के लिए, आम जनता के लिए किया है, जो 82 करोड़ घोटालों पर आपसे सवाल करेंगे, लोग घोटालों पर आपसे सवाल करेंगे, लेकिन हम भी कहेंगे, हम बताते हैं कि जो घोटाले हैं उसमें कार्रवाई किसने की? हमने की है। कोई हमारी सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ कि दूसरी सत्ता आ गई उसने कार्रवाई की। ये हमने व्यवस्था की है। राइट टू इन्फॉर्मेशन और ये किसने दिया है? एक ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में लाने का अगर काम किया है तो किसी और ने थोड़ी किया, हमने किया है। तो जो भी हो, अगर दोषी अगर कोई व्यक्ति है उसमें कार्रवाई करने का हमने काम किया। पुनिया जी, यानी आप इस बात को मानते हैं कि आपकी सरकारों में घोटाले हुए और उसकी वजह से आपको मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी, यानी भ्रष्टाचार रहा बड़े स्तर पर? देखिए, भ्रष्टाचार रहा, ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं सर। तो फिर व्यक्तिगत लोग अगर भ्रष्टाचार नहीं रहा तो कैसे? गड़बड़ी करने वाले लोग, गड़बड़ी करने वाले हमेशा रहे हैं। कार्रवाई इसलिए की क्योंकि भ्रष्टाचार हमने कार्रवाई की है, यानी भ्रष्टाचार था तभी तो कार्रवाई करनी पड़ी ना, तो कार्रवाई हुई ना। भ्रष्टाचार वो है जब मामला सामने आ जाए, उसका संज्ञान ना लिया जाए, उसको बचाने की कोशिश की जाए, वो भ्रष्टाचार है। मतलब लेकिन अगर संज्ञान में आ जाए और उस पर कार्रवाई हो जाए तो वो हमारे पर दोष नहीं है। हमने अपने क्लीन स्लेट से सही ढंग से आपकी पार्टी ने कार्रवाई की है, आपको लगता था सुशासन है। बिल्कुल सुशासन है। बिल्कुल। आनंद कुमार जी, ये जो पूरी बहस हो रही है, क्या जो डिस्कोर्स है ये बदल गया है क्या?
अभी कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि शायद कुशासन में बातचीत होगी, गवर्नेंस होगी, पॉलिसीज में बातचीत होगी। अब अचानक ये बुर्के का सेक्युलरिज्म में बात होने लगी है, सांप्रदायिकता के नंगेपन में बात होने लगी है। नहीं, ये बहुत समझदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने को अपनी समस्याओं के दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की है और श्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेता सामने आया है जो मुद्दों की बजाय व्यक्तियों के इर्द गिर्द बातों को रखने का माहिर है जी। और अभी जो उन्होंने कुछ पहले पत्ते फेंके हैं जी, उनमें उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने विश्वसनीय श्री अमित शाह को भेज के संदेश भेजा है कि हम किस तरह के लोगों को आपके सामने ला रहे हैं। और जो बात अभी यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे जी, उनकी जानकारी थोड़ी कमजोर है अपनी पार्टी के बारे में, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाएगा तो येदियुरप्पा जी की वापसी की कहानी कैसे लिखी जाएगी। और अभी बाबू सिंह कुशवाहा का भूत पीछे पड़ा ही हुआ था, तब तक ये गुजरात में एक ऐसे आदमी को जिसको कांग्रेसियों ने भी नहीं कबूल किया, बड़ी धीरज की पार्टी है, बड़ी सहनशीलता है इसके अंदर जी, अराजक तत्वों के लिए और भ्रष्टाचारियों के लिए, उसने भी जिसको निकाल दिया उसको इन्होंने गले लगा दिया। तो भ्रष्टाचार का डिस्कोर्स तो भाजपा के खिलाफ जाएगा। बिल्कुल हाँ, अगर नेताओं के बारे में बात चलेगी तो एक तरफ एक ऐसा आदमी है जिसके पास 13 साल से गुजरात की हुकूमत है और गुजरात में स्थिरता है आर्थिक, जो दुनिया भर से भगाए हुए पूंजीपति हैं जी, उनको गुजरात में शरण मिल रही है। और ऐसे अफसरान जो कानून की भी परवाह किए बगैर लोगों को सबक सिखाने का हौसला रखते हैं जी, उनको गुजरात में संरक्षण है। तो आप जो गुजरात मॉडल है उस पर आप सवाल खड़े करें। सुधांशु जी, बड़े मार्के की बात आनंद जी कह रहे कि भाई अगर आप भ्रष्टाचार चुनाव लड़ेंगे तो येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार सामने आएगा और उसका बाबू सिंह कुशवाहा की भी बात आएगी। और साथ ही साथ आपका ध्यान दिला दूं, कभी पिछले दिनों गुजरात के अंदर एक मंत्री बाबूराव बुखारिया, जिनको अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में बाकायदा कन्विक्ट कर दिया है, वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं। और अगर जब दूसरे मसलों की बात, गवर्नेंस की बात आएगी तो यह कहा जाएगा कि भाई जो एनकाउंटर किए गए उनमें आपके इतने सारे जो पुलिस ऑफिसर्स क्यों जेल के अंदर हैं। तो आप उनको डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हिंदुत्व के रास्ते पर लाना चाह रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का जो विषय है, जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा, येदियुरप्पा और बाबू सिंह कुशवाहा दोनों इस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, बट पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये पता लगा उन्होंने त्यागपत्र दिया था। सर, येदियुरप्पा को पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही है, उससे करिए, उस कोशिश की जा रही है। और आपका यह अनुमान है, इन उदाहरणों की तुलना उससे करिए कि कोलगेट में सीधे हलफनामा देते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधे संलिप्तता प्रमाणित हो रही है, रेल मंत्री कानून मंत्री की सीधी संलिप्तता हो रही है, संसद में मुद्दा उठाया जा रहा है, आप नहीं मान रहे, आखिर में जब कोर्ट मजबूर कर देता है उसके बाद आप इस्तीफा दे रहे हैं, उस सीमा तक जाके कैसे तुलना की जा सकती है? येदियुरप्पा बीजेपी की हकीकत है, व्यापक प्रयास नहीं। येदियुरप्पा बीजेपी की हकीकत है, आप मुख्यमंत्री जेल गए, येदियुरप्पा हकीकत है बीजेपी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। और जब पूरी दुनिया में आरोप लग रहा था बाबू सिंह कुशवाहा को, तब आपने उसको गले लगाया उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे उससे आप इनकार कर सकते हैं? देखिए, हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहां गलती नहीं हो सकती, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ। गलती हुई, उस पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई हुई जी, मगर दूसरी तरफ गलती होकर जिस निर्लज्जता की सीमा तक जाकर उसको प्रोटेक्ट करने के प्रयास किए गए हैं। 2G स्पेक्ट्रम में किसको नहीं पता, पीएससी की रिपोर्ट में जो कुछ किया गया, सपा बसपा का समर्थन लिया गया, उसके बाद सीबीआई ने उस पर हलफनामे अपने चेंज कर दिए, मुलायम सिंह को मायावती पे। इस सीमा तक जाके, इस सीमा तक बेशर्मी से जाके जो किया गया है, इन दोनों की तुलना नहीं किया सकती। इसकी तुलना नहीं हो सकती सुधांशु जी, आप इसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन पीएल पुनिया जी, क्या वाकई आपको लग रहा है कि जो बात कह रहे हैं कि भाई आप भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े, उसकी तुलना बीजेपी से नहीं हो सकती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या हुआ, चाहे वो कफन घोटाला हुआ हो या और हो, ये सब उनके कार्यकाल में हुए। स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार के दौरान में जितने घोटाले हुए उसमें कार्रवाई हुई। आप कहते हैं कि न्याय मंत्री और उसका घोटाला, न्याय मंत्री का क्या घोटाला हुआ? उन्होंने सिर्फ ये देख लिया, एफिडेविट को देख लिया, उसको घोटाला मानने लगे। ऐसी कौन सी बात है, जरा हमको समझाते थे। सर राजा, मुझे ज्ञान नहीं होगा, मुझे ज्ञान नहीं होगा। नहीं, प्लीज, एक बात, आप न्याय मंत्री,
आप न्याय मंत्री की बात बताइए कि उनसे कौन सा घोटाला कर दिया? बार बार कहे जा रहे हैं वो घोटाला कर दिया। सर ए राजा 2G CWG आदर्श घोटाला मैं उनको जेल गए कि नहीं? वो जेल गए कि नहीं? वो जेल गए, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद अच्छी तरह से। और फिर दूसरी बात हमने सीधा अब आपको वो न्योता दिया था कि आप बहस करिए, हर चीज में बहस करिए, लेकिन कहे कि हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। ऐसी तानाशाही, ऐसी फासिस्ट प्रवृत्ति का आपने परिचय दिया तो ये कहीं देखने को नहीं मिला। चलिए दोनों सज्जन प्रभु क्या ये बीजेपी की तरफ से टैक्टिकल पार्लियामेंट को अखाड़ा बनाएंगे? नरेंद्र मोदी को आप सामने लेकर आएंगे तो चर्चा कम्युनलिज्म पे होगी, 2002 के दंगों पर होगी। कल मुझे ध्यान पड़ रहा है कि कल नागपुर में वो थे, पुणे में थे, और वहां पे नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के बारे में बातचीत किया, टूरिज्म के बारे में बातचीत किया, आर्थिक विकास के बारे में बातचीत किया, लेकिन पूरी की पूरी बहस आके रुक जाती है बुरकों के सेकुलरिज्म पे। जब वो कॉलेज में बोल रहे तब थोड़ा वो बोल रहे थे नॉन पॉलिटिकल, हालांकि उनसे कई आक्षेप किए उन्होंने, पर सवाल ये कि आप बार बार पुराने मुद्दे पर कांग्रेस वालों और बीजेपी को सूट करता है कि पुराने मुद्दे पर चले जाओ। मुद्दा आज ये है कि मोदी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कांग्रेस को वो लगता है कि उनके पाले में गेंद छक्का मारने के लिए आ रही है कि मोदी जो है लूज बॉल डाले जा रहे हैं। सवाल यह कि लूज बॉल के ऊपर छक्का मारना शुरू कर दिए। बुरका का सवाल है कि इनएविटेबल सर, मोदी अगर रहेंगे जिस तरह का भाषा का कई बार प्रयोग करते हैं, वो चाहते कि मैंने शुरू में कहा कि मोदी की भाषा जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी है, जो उनकी बाकी भी चीजें, अच्छी बात भी, उन्होंने अच्छा सुशासन दिया, अच्छा सरकार चलाई है, ईमानदार व्यक्ति हैं। जब वो बोलते हैं बुरके में छुप जाते हैं, वो कैसे थे घूंघट में भी छुप जाते हैं। जब बुरके का नाम लेंगे तो आप किसी कम्युनिटी की तरफ रेफर कर रहे हैं। ये घूंघट तो तब चलता है सब जगह, 90% हिंदुस्तान के लोग अगर गांव में चले जाए तो घूंघट की बात करते हैं। तो जिस तरह की भाषा का कई बार प्रयोग करते हैं, उससे ये लगता है कि वो जानबूझकर प्रवोक कर रहे हैं ताकि आप जितने पब्लिसिटी में रहेंगे, यानी वो गवर्नेंस के मसले पर नहीं चाहते, गवर्नेंस के मसले पे नहीं आ रहे थे। गुजरात में भी लोगों ने लूप होल फाइंड करने शुरू कर दिए। मैं डेटा देख रहा था कि 1992 से लेकर के 1996 तक 14% ग्रोथ हुआ वहां पर स्टेट की जीडीपी का, और ये पिछले 12 सालों में 14% नहीं हो पाया। हालांकि विकसित देश है, विकसित देशों को, विकसित प्रदेश को विकसित बनाए रखना भी अपने आप में अचीवमेंट है। परंतु मेरे को ये लगता है कि मोदी कहीं ना कहीं अपने आप को पब्लिसिटी में रखने के लिए पार्टी के लोगों की सलाह कम ले रहे हैं, बाहर के लोगों की सलाह ज्यादा दे रहे हैं, जो पार्टी के अंदर चाहे छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो। परंतु वो लगता है कि ऐसी पीआर एजेंसीज अपने आसपास खड़ी कर रही है जो अमेरिका में पड़े हुए हैं, जो अमेरिका के। कल एक बात बहुत रही थी, मैं एक बार सुधांशु के लिए याद कराना चाहता हूं कि पहले तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, किसी से सहमत नहीं हूं कि आर्टिकल 370 कम्युनल इशू है। ये बिल्कुल कम्युनल इशू नहीं है, इसके अंदर हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। एक प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ये मेरा व्यक्ति मत है, चाहे उसे कोई सहमत है। परंतु मैं दूसरी बात ये बात इसलिए कह रहा हूं, चाइना और अमेरिका की कल बात देखिए, नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना, उसमें तीनों मुद्दों को बाहर रख दिया गया। नहीं, इन्होंने रखा हुआ, मैं 370 को मैं ये कल कह रहा हूं, चाइना और अमेरिका के ऊपर खुल करके तारीफ की कल मोदी साहब ने। क्या चाहते हो कि अमेरिका के बिना प्राइम मिनिस्टर देश के अंदर शायद नहीं बन सकता, ये मेरा मानना है। कल उन्होंने अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की थी खुल के तारीफ कर दी जी। और उसके बाद चाइना के अंदर, चाइना रोज हमारे ऊपर अटैक करता चला रहा है, बीजेपी के नेता रोज चाइना के ऊपर अटैक कर रहे हैं, परंतु मोदी साहब कहते हैं चाइना बहुत अच्छा है। आप हिंदू नेशनलिज्म की कमजोर नेशनलिस्ट हिंदू, आई एम नॉट ए हिंदू नेशनलिस्ट। चलिए आनंद कुमार जी, ये जो पूरी बहस है, क्या ये जो मैंने प्रभु जी से सवाल करा था कि भाई जब आप नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाएंगे तो असली मुद्दे वाकई में गौड़ हो जाएंगे। पुणे में जब वो शिक्षा के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म के बारे में बातचीत करेंगे, उस पर चर्चा नहीं होगी। क्या ये टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है, गलती की है, या सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? नहीं, देखिए, इस पर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि किसको आगे रखा जाए। आडवाणी जी को रखा जाए, अरुण जेटली जी को रखा जाए, सुषमा जी को रखा जाए, या फिर एक सिद्ध प्रशासक के रूप में मध्यम वर्ग और उद्योगपतियों को और बहुदेशी कंपनियों को ध्यान में रखते हुए गुजरात को सामने रखा जाए। गुजरात को रखा गया है सामने, लेकिन गुजरात सामने नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी सामने आ रहे हैं। ये ऐसे ही होगा जैसे आप कहें कि जिन्ना साहब का आप जिक्र करिए और उनके अंदर जो विद्वत्ता थी, गुण था, उसका भी ध्यान रखिए, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो भारत का बंटवारा था। तो जिन्ना के सारे गुण, वही जो जैसा कहा गया कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस, तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात तक जो उपलब्धियों का सिलसिला है वो मोदी जी के आगे रखने से, और खाली मोदी जी, न उनसे पहले कोई दिखाई पड़ रहा है, न उनके बाद कोई दिखाई पड़ रहा है, तो बात वहीं रुक जाएगी। इशरत जहां दिखाई पड़ेगी, बंजारा दिखाई पड़ेंगे, अमित शाह दिखाई पड़ेंगे, मोदी जी की
बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, आपके कहने का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल गलती सी भी नजर आए, क्योंकि जब भी मोदी का जिक्र करेंगे तो जहां का जिक्र होगा 2002 का जिक्र होगा और तमाम ऐसे मसले होंगे जिनका जिक्र होगा। सुधांशु जी, क्या बीजेपी ये मानने को तैयार है कि भाई ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम सुषमा अगर सामने हो या लालकृष्ण आडवाणी सामने हो तो शायद ये मुद्दे नहीं उठते? देखिए, ये मुद्दे योजनाबद्ध ढंग से भाजपा पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। सर, आपके नेता देखिए, उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कल का भाषण, उन्होंने विकास की बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने बहुत सारे मॉडल कहे, चाइना जैसे विश्व की दूसरे नंबर की शक्ति के साथ एक प्रतिस्पर्धात्मक बात कही है। और यही नहीं, उन्होंने एक इतना बड़ा इश्यू उठाया कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी सिविलाइजेशनल पैरामीटर की भी बात कही। मगर दुर्भाग्य यह है कि उसी संदर्भ में कहा गया एक शब्द को पकड़कर सारी की सारी आक्रामकता विपक्षी दलों की तरफ से यहां की तरफ आ गई। इसका मैं एकमात्र राजनीतिक निहितार्थ निकालता हूं कि आज तक भारत की राजनीति कांग्रेस बनाम गैर कांग्रेसवाद पे चलती थी, सत्ताधारी दल बनाम विपक्षी दलों पे चलती थी। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है यह राजनीति भाजपा बनाम गैर भाजपा पे आ गई है, यानी भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में अब भारतीय जनता पार्टी आ गई। नाउ इट इज बीजेपी वर्सेस रेस्ट। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा था कि 20th सेंचुरी कांग्रेस की सेंटर की थी, आज भाजपा उसके केंद्र में आ गई है। इसीलिए चुन चुन कर भाजपा की अच्छाइयों को किनारे रखकर केवल एक एक शब्द को पकड़कर उस पर बहस की जा रही है। आप पूरा टेक्स्ट पढ़िए, बुर्का नाम की बातें और क्या विजन दिया गया है। सुधांशु, बुर्का शब्द की प्रयोग करने की क्या जरूरत थी अपनी बात कहने की? घूंघट का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, इसलिए कि अगर चेहरे को ढकने के लिए, पूरी तरीके से अपने शरीर को ढकने के लिए भारत ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में बुर्का शब्द का ही प्रयोग होता। अगर पूरे शरीर को ढकना हो तो आप दूसरा शब्द प्रयोग होता हो। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर माफ करेंगे सुधांशु जी, हम भी गांव देहात से आते हैं और हमने भी बुर्का देखा है और साथ में घूंघट भी देखा है। वो घूंघट इतना बड़ा होता है कि चेहरे का एक अक्ष भी दिखाई नहीं पड़ता, सारा शीट दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं यही तो दुर्भाग्य है कि बहस को घूंघट बनाम बुर्के के ऊपर आप ला रहे हैं। चाइना बनाम भारत, मोदी साहब ने किया, मोदी साहब को जरूरत थी, तरफ आर्थिक विकास की तरफ नहीं ला रहे हैं। सुधांशु जी पूरी दिक्कत इस बात को लेकर यह है कि जैसा कि अभी प्रोफेसर आनंद कुमार ने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जब आप जिन्ना का जिक्र करेंगे तो उसके साथ साथ पार्टीशन की ही बात आएगी, उनकी अच्छाइयों की चर्चा नहीं होगी। जब आप नरेंद्र मोदी को जिक्र करेंगे तो उससे 2002 के गुजरात दंगे और दूसरे मामले अलग नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आज की तारीख में लगे कि शायद जो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि एक ट्रैप है, उस ट्रैप